हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी, है ना? तो थंबनेल वाला इश्यू था वो आपका क्लियर हो गया। और मैंने आपको बोला था, रवि सर ने भी बोला था कि आपको कल्चर की क्लासेस मिलने लग जाएंगी। तो भाई बहुत अच्छी क्लास थी रवि सर की, मैंने आज देखी थी। बहुत ही सुंदर क्लास थी, बहुत ही सुंदर। जितना कहूँ ना, जितनी तारीफ करूँ इस क्लास की उतनी कम है। बहुत ही मजेदार क्लास थी। तो जो बच्चे साइंस की क्लास देख रहे हैं, रवि सर की क्लास नहीं देख रहे, तो हिंदी तो चल ही रही है उनकी, उसके साथ साथ आपको ना कल्चर भी करवाया जा रहा है, तो वो भी क्लासेस देखिए, बहुत मजा आने वाला है उस क्लासेस में। मुझे नहीं लगता इससे पहले मैंने इतनी अच्छी कहीं से कल्चर पढ़ी होगी। आप बोल रहे हो कि सर आपका प्लेटफॉर्म है इसलिए बोल रहे, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे खुद को अच्छी लगी, मैं वही तब भी बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत मजेदार क्लास थी, बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आई। तो अपने पढ़ रहे थे शांता, है ना? शांता बड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और मैंने आपको बोला भी था अभी थोड़ा सा इसको ना पेशेंस से देखना, ये तो टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ज्यादा टफ तो है ही नहीं, चीजें इंटरेस्टिंग है इसमें भी, पर थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा ना डेरिवेशन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं कह सकते, डेरिवेशन कह सकते हैं, हल्की फुल्की है, ज्यादा बड़ी नहीं है। बाकी जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको तो डेरिवेशन ये तो कुछ भी नहीं लगती होगी। तो आप भाई उसको देखें, पीछे से क्लासेस देखते हैं, बैक टू बैक क्लासेस देखें, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लैब असिस्टेंट का एग्जाम है जो, जिसकी विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है, बाकी एग्जाम डेट जारी हो गई है तो एग्जाम भी होगा। ठीक है, तो उसकी आप प्रॉपर तैयारी रखें। ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर को है, उसमें साइंस आनी है तो उसकी तैयारी रखें। अच्छे जो बच्चे देख रहे हैं उनको अच्छे रिस्पॉन्स है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी क्लासेस को एंजॉय करें और देखें। चलिए अपने ज्यादा बातें नहीं करते हुए अपनी क्लास को करते हैं शुरू। तो अपने बात कर रहे थे शांता की, बात कर ली थी लगभग चीजों की। आज अपने, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है इसीलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में और छोटी क्लास के रूप में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको चीजें ज्यादा बोरिंग ना लगे, है ना? आप क्लास को 20 मिनट से छोड़ के जाओ, इससे अच्छा थोड़ा कर लो, बस 20 मिनट से मत छोड़ना क्लास को अगर देख रहे हो तो। ठीक है, चलिए। शांता पर ताप का प्रभाव। ताप, टेम्परेचर। अब पूछ रहा है कि अगर अपने किसी भी द्रव को ताप दें, उसको टेम्परेचर दें, गर्म करें या ठंडा करें, तो शांता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव की, अगर किसी द्रव को अपने टेम्परेचर दें या गैस को टेम्परेचर दें तो उसकी शांता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो देखो अपने द्रव की बात करें। ठीक है, अभी आप सारी चीजें एक बार थोड़ा सा दिमाग से स्किप करो थोड़ी सी देर के लिए। द्रव को अपने गर्म करते हैं, किसी भी द्रव को अपने गर्म करते हैं तो क्या होता है? कणों का प्रसार होता है, कणों का प्रसार होता है। अब कणों का प्रसार होता है तो क्या होता है? कण दूर दूर भागते हैं, है ना? कणों में स्पेस है, कणों का प्रसार होता है, यानी कि कणों, जो अणु होते हैं, कणों में दूरियां बढ़ती हैं, ताप बढ़ाने से कणों में दूरियां बढ़ती हैं। द्रव में क्या होता है? कणों का प्रसार होता है। अब कणों का प्रसार होता है तो कण दूर दूर जाते हैं, दूर दूर होते हैं तो शांता का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। तो ये क्या होगा? कम गाढ़ा होगा, कारण दूर दूर जाएंगे तो कम गाढ़ा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ताप बढ़ाने पर शांता में कमी आती है। द्रव पदार्थों की बात कर रहे हैं, लिक्विड पदार्थों की बात कर रहे हैं कि लिक्विड पदार्थों में अपने उसको अगर टेम्परेचर देंगे तो शांता में क्या आएगी? शांता में कमी आएगी। क्या आएगी? शांता में कमी आएगी। शांता के साथ साथ ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव में भी कमी आती है, ये बात भी मैं आपको पीछे पृष्ठ तनाव में करवा चुका हूं। ठीक है, तो भाई ध्यान से समझो इस बात को। क्या कह रहा है कि अगर हम किसी द्रव में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो शांता में क्या आती है? कमी आती है। शांता में कमी यानी कि द्रव कम गाढ़ा होता है। चीजें समझ में आई? जैसे आप पानी को, इसको एक बार एक चीज से और समझो आप, थोड़ी सी मैं आपको चीज बताता हूं। वैसे ये केमिस्ट्री में बताई थी मैंने आपको। आप है काम करना, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक गिलास ले लेना, उसमें आप 3 चम्मच चीनी घोलना, घुल जाएगी, फिर चीनी और घोलना, फिर घुल जाएगी। लेकिन क्या आप ठंडे पानी से चाशनी बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि एक समय आएगा उसके बाद में चीनी घुलना बंद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आप क्या करना, उसको पानी को उबालना या गर्म करना। जैसे गर्म करोगे फिर आप उसमें चीनी घोलते जाओ, चीनी घुलती जाएगी, चीनी घोलते जाओ, चीनी घुलती जाएगी। क्यों? कणों का प्रसार होगा, कण दूर दूर होंगे तो चीनी के कणों को रहने के लिए जगह मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी अब ना। तो ताप बढ़ाने पर जो आपकी शांता होती है किसकी? द्रवों की, वो कम हो जाती है। लेकिन जो गैस होती है, गैसों की शांता में वृद्धि आ जाती है। गैसों की शांता में ताप बढ़ाने पर क्या आ जाती है? वृद्धि आ जाती है। क्या आ जाती है जी? वृद्धि आ जाती है। चलिए, आदर्श तरल शांता।
इसको समझो। आदर्श तरल क्षमता, ये क्या है आपका आदर्श तरल क्षमता, समझो इस बात को। आदर्श, बहुत सी चीजें मैं आपको आदर्श के बारे में पहले बता चुका हूं। आदर्श सिर्फ एक काल्पनिक शब्द है, सिर्फ एक काल्पनिक शब्द है, काल्पनिक शब्द, सिर्फ अपने इसकी कल्पना कर सकते हैं। मतलब क्या है, आदर्श तरल, कोई अपने ऐसा द्रव ले जो क्या हो, आदर्श हो, तो उसकी क्षमता क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। तो ऐसा कोई द्रव है, असंभव, ऐसा द्रव नहीं है जिसकी क्षमता क्या हो, शून्य हो। तो आदर्श शब्द ही काल्पनिक है, तो आदर्श तरल है वो भी एक काल्पनिक है, इमेजिनेशन है। अपने बोल सकते, जैसे आदर्श गैस समीकरण अपने आगे पढ़ेंगे जब आएगा, तो वहां पर भी यही होता है कि आदर्श गैस सिर्फ नाम है, सिर्फ कल्पना है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दक्षता 100% होती है, कार्य में बताया था, सॉरी, कार्य में बताया था ना कि दक्षता 100% होती है, तो उसी प्रकार से आदर्श तरल भी सिर्फ नाम है जिसकी क्या होती है, क्षमता शून्य होती है। क्लियर। चलिए आगे लिखा हुआ है कि जल की क्षमता होती है, वो जो जल है ना हमारा, क्या है, जल, जल जो है वो आदर्श तरल का निकटतम है, आदर्श तरल के निकटतम है, निकटतम। यानी कि अगर अपने पूछे कि सबसे कम क्षमता किसकी होती है द्रवों में, तो आप कह सकते हो कि जल की होती है, सबसे कम क्षमता जल की होती है। ऐसे नहीं कह सकते भी जल की क्षमता शून्य होती है, नहीं, आदर्श तरल की क्षमता शून्य है, जल की क्षमता शून्य से थोड़ी सी ज्यादा है, बस इतना समझ सकते हो। आदर्श तरल के निकटतम कोई द्रव पूछे तो आप कह सकते हो कि जल होता है। ठीक है, आगे क्या बोले, क्षमता गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है, ये देखो समझने वाली बात इसमें इतनी थी। अब क्या है, अपने इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर समझा तो दिया, कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि चीजों को उतारना कॉपी पे, आपको समझाना, इनको प्रूफ करना, ये कैलकुलेशन डेरिवेशन करने जरूरी होते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण में मैंने आपको बताया था ना कि सर रासायनिक समीकरण को अपने समीकरण के रूप में क्यों लिखते हैं, तो समीकरण के रूप में समझाने के लिए, समझने के लिए लिखते हैं। इसी प्रकार से इसको भी समझने और समझाने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो क्षमता गुणांक क्या है, क्षमता की मापक इकाई है। यानी कि किसी भी द्रव या गैस की अगर अपने क्षमता मापेंगे तो उसे अपने क्या बोलेंगे, क्षमता गुणांक। क्या बोले, किसी भी चीज को अपने मापने की इकाई होगी उसे अपने क्या बोलेंगे, क्षमता गुणांक। द्रव या गैस की क्षमता मापन इकाई क्षमता गुणांक। द्रव की दो परतों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे अपने शान बल कहते हैं। ठीक है जी, कल बताया था कि द्रव के दो परतों के मध्य जो बल लगता है उसे अपने कौन सा बल कहते हैं, सर उसे तो शान बल कहते हैं। बिल्कुल जी, शान बल कहते हैं। तो ये शान बल क्या होता है, ये होता है F इज इक्वल टू, F बराबर, इसको बोलते हैं ईटा। नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, चलो ये सूत्र में बड़ा बड़ा लिख देता हूं ना। F इज इक्वल टू ईटा ए डी अपॉन में डी टी। क्या है ये सूत्र, तो ये F हमारा प्रदर्शित करता है शान बल को। तो ये किसके बराबर है, इसे बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। ये आपको याद रखने पड़ते हैं भाई, ईटा, थीटा, नीटा। ठीक है, तो ये अपने धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसे बोलते हैं ईटा, यानी कि ईटा है हमारा क्षमता गुणांक। ठीक है जी सर, फिर ए क्या है, ए है प्रत्येक परत का क्षेत्रफल, प्रत्येक परत का क्षेत्र। डी बी अपॉन में dt होता है हमारा वेग प्रवणता। अब वेग प्रवणता आपके लिए नया शब्द है ना, कि सर वेग प्रवणता क्या होती है। पहले ये सूत्र आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जामिनर, थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाएगा तो। वैसे इतने से गहराई तक वो जाता नहीं है छोटे एग्जामों में, जिसमें साइंस का वेटेज बहुत कम होता है, तो उसमें वो दैनिक जीवन के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर थोड़ा सा लैब असिस्टेंट हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, इस टाइप के, जब से EMRS में लैब अटेंडेंट की वैकेंसी, इस टाइप के अगर वो क्वेश्चन निकालेगा तो वो इस तरह के क्वेश्चन उठा सकता है।
तो ये सूत्र आपको याद रखना है। तो वेग प्रवणता क्या होती है? वेग प्रवणता होता है दूरी के साथ वेग में परिवर्तन। दूरी के साथ वेग में परिवर्तन। दूरी के साथ वेग में परिवर्तन कैसे? जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते हैं तो वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं वेग प्रवणता। चलिए, यदि क्षेत्रफल हमारा एक हो, वेग प्रवणता भी एक हो, तो जो शान बल होता है वो शांता गुणांक के बराबर होता है। शान बल होता है वो शांता गुणांक के बराबर होता है। ये भी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना। ये देखो बच्चों, ध्यान रखने वाली और याद करने वाली बातें हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको याद करने ही पड़ते हैं। क्लियर? अब आपको शांता गुणांक का और कुछ याद रहे ना रहे, एक तो आपको याद रखना है इसका सिंबल, मैं मिटा रहा हूं इसको। क्या याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है इसका सिंबल यानी कि ईटा, इसका मात्रक। मात्रक क्या है? मात्रक होता है डेकापोइज। क्या होता है? डेकापोइज या पॉइजनी, पॉइजनी और या पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड, ये आपको मात्रक याद रखने हैं तीन। किसके? शांता गुणांक के। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। चलिए क्या बोल रहा है कि शांता पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर शांता में क्या होती है? कमी आती है। किसमें? द्रव पदार्थों में, और गैसीय पदार्थों में वृद्धि हो जाएगी। दो बातें क्लियर, दो क्वेश्चन आपके यहां पर क्लियर हो गए। तरल आदर्श, आदर्श तरल शांता, यानी कि आदर्श सिर्फ नाम है, इसका कोई अभी तक ऐसा द्रव नहीं बना है कि जो कि पूर्णतः आदर्श हो। ऐसा कोई भी द्रव नहीं है जो कि पूर्णतः आदर्श हो। हाँ, जो जल है वो आदर्श तरल का निकटतम द्रव कह सकते हो आप, यानी कि बिल्कुल उसके पास में है जो हमारा जल होता है, ठीक है, इसलिए जल एक निकटतम आदर्श तरल होता है। उसके बाद में शांता गुणांक, तो शांता गुणांक होता है शांता को मापने की इकाई, ठीक है। तो अपना 3 क्वेश्चन ये होगी। चौथा क्वेश्चन, द्रव के मध्य, द्रव के दो परतों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो होता है हमारा शान बल। 4 क्वेश्चन। पांचवा ये सूत्र F इज इक्वल टू नीटा ए डी अपॉन में dt। वेग प्रवणता होती है दूरी के साथ वेग में परिवर्तन, ठीक है। 5 क्वेश्चन। उसके बाद में अगर क्षेत्रफल एक हो और वेग प्रवणता भी एक हो तो आपका जो शान बल होगा वो शांता गुणांक के बराबर होगा। मात्रक याद रखने हैं, डेकापोइज, पॉइजनी, पास्कल सेकंड। ये आपको मात्रक याद, ज्यादातर आपको ये डेकापोइज और पॉइजनी याद रख लेना, आपका काम चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं सीमांत वेग क्या होता है। इसमें भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये मैं मिटा रहा हूं, समझने वाली बातें इसमें भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो इंटरेस्ट आएगा, अगर बोरिंग मूड से पढ़ोगे तो भी बोरिंग लगेगी, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। सारी चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होती, अगर सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती तो आपको लगता फिर तो साइंस बहुत ईजी हो जाती ना। एक चीज आपको मैं बताता हूं जो हमने फेस की है। जैसे आप 10th क्लास से 11th क्लास में आते हो ना, तो क्या होता है, यहां तक साइंस को एमएससी लेवल तक बहुत बच्चे कम लेके आते हैं। जैसे 100% बच्चे हैं जो 10th क्लास में हैं, तो लगभग 30% बच्चे ही साइंस डिपार्टमेंट में आते हैं। इन 100 बच्चों में से 30 बच्चे साइंस डिपार्टमेंट में आते हैं। अब 30 में से 10 बच्चे 11th क्लास में, 12, तो 12th क्लास में पहुंचते हैं 20 बच्चे। अब ये 20 बच्चे 12th करते हैं और बीएससी करने के लिए लगभग मैं मान के चलता हूं 15 बच्चे बीएससी करते हैं, सिर्फ 15, कुछ फर्स्ट ईयर में। और जब बीएससी करके लगभग 10 बच्चे बाहर निकलते हैं, और 10 के बाद में कुछ बच्चे, 10 में से 5 बच्चे ही मैं मान के चलता हूं एमएससी करते हैं। कितने? 5। तो उनका एक अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है पांचों का। जैसे मेरा सब्जेक्ट एमएससी का जूलॉजी है, ठीक है, किसी का बॉटनी होता है, किसी का केमिस्ट्री होता है, अलग अलग एमएससी हो जाती है। और इन 5 में से कोई एक आधा नेट जेआरएफ आगे तक जा पाता है, और या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को बोरिंग भी लगती है सारी चीजें। अगर पढ़ाई में ही अगर इंटरेस्ट होता तो फिर, है ना, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट होता नहीं है, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। इंटरेस्ट होता नहीं है किसी चीज में, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे साइंस ये बोरिंग नहीं लगती, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैं हर चीज में साइंस ढूंढता हूँ, हर चीज में साइंस ढूंढता हूँ। कैसे? जैसे मैं आप मेरे शॉर्ट्स देखना,
आप मेरे ना शॉर्ट्स वीडियो है वो देखना, आप में उसको पता लग जाएगा कि मैं कहां पर, जैसे बादल उड़ रहे हैं तो मैं वहां पे साइंस ढूंढ लेता हूँ, आंधियां चल रही हैं, बरसात हो रही है, खेतों में पानी लग रहा है, मतलब जहां से मुझे लगेगा ना भाई यहाँ पर ये साइंस लग रही है, मैं तुरंत वीडियो बनाकर उसके शॉर्ट्स डाल देता हूँ, क्योंकि वहां पर साइंस लग रही होती है, आपको भी बताया जाए, आपका भी इंटरेस्ट पैदा किया जाए। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए सब चीजें की जाती है। तो अगर इंटरेस्ट पैदा करोगे तो इंटरेस्ट बनेगा, अगर इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो पढ़ना है तो भाई इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी। चलो, सीमांत वेग, नाम से पता लग रहा है, सीमांत का मतलब एक सीमा तक। तो क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी शांत द्रव में, यानी कि जिसकी शांता कुछ ना कुछ हो, वो द्रव क्या होता है, शांत द्रव होता है, में गिरती है। देखो मान लीजिए ये कोई द्रव है, कोई भी द्रव, ये कोई वस्तु है, जब ये वस्तु इसमें गिरती है तो शुरू में उसका वेग बढ़ता है, शुरू में उसका वेग बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे एक टाइम ऐसा आएगा इसका वेग नियत हो जाएगा। अब ये नियत वेग से गिरेगी, नियत वेग का मतलब जो वेग होगा उसका मान हो जाएगा स्थिर, कम नहीं होगा। पहले तो नियत वेग से, पहले तो वेग बढ़ेगा, पहले तो स्पीड से गिरेगी, फिर एक टाइम पर आकर इसका वेग होगा वो स्थिर हो जाएगा, यानी कि उससे ज्यादा स्पीड से वो नहीं गिर पाएगी। ठीक है, किंतु कुछ समय बाद उसके वेग नियत हो जाता है, और यह नियत वेग ही हमारा सीमांत वेग कहलाता है। यह हमारा नियत वेग ही क्या कहलाता है। आप जैसे एक चीज बताऊं आपको, आप कैसे बताऊं, आप एक गिलास ले लेना, ठीक है, गिलास तो वैसे छोटा हो जाएगा, थोड़ी सी बड़ी बाल्टी ले लेना, उसमें कुछ चीज डालना। वो चीजें कई बार कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाती, नहीं तो मैं आपको करके बता देता, कई बार ये चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पाती। थोड़े से माइक को देख लेते हैं, ठीक है, सही है। तो वो चीजें ना कई बार कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तो उसमें क्या होता है, फिर भी आपको मैं बता देता हूं। तो आप जैसे उसमें कोई चीज डालोगे तो पहले वो स्पीड से गिरेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद में उसका जो वेग होगा, जिस स्पीड से वो गिर रही है उसी स्पीड पर वो स्थिर हो जाएगी, एक कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, और वही कांस्टेंट जो आपका वेग होगा वो आपका क्या होगा, सीमांत वेग होगा। ठीक है, अब देखो इस स्थिति में, सीमांत वेग की स्थिति में वस्तु का जो भार होता है, अब ये वस्तु सीमांत वेग से गिर रही है, अब इसका जो भार है, इसका जो भार है वो किसके बराबर होगा, वो होगा शान बल, यानी कि इसमें जो शान बल लग रहा है इसके मध्य, वो और उत्प्लावन बल, यानी कि नीचे से जो बल लग रहा है, उन दोनों का जो इक्वल होगा, उन दोनों के योग के बराबर होगा। शान बल और उत्प्लावन बल का योग का होगा वो वस्तु का भार होगा। किसकी स्थिति में, ये होगा हमारा नियत वेग की स्थिति में या सीमांत वेग की स्थिति में। क्या होगा, सीमांत वेग की स्थिति में वस्तु का भार क्या होगा, सीमांत वेग की स्थिति में वस्तु का जो भार होगा वो आपका क्या होगा, शान बल और उत्प्लावन बल, इन दोनों का योगफल जो होगा वो आपका क्या होगा, सीमांत वेग, जो वस्तु का जो भार होगा, कौन सी कंडीशन में, सीमांत वेग की स्थिति में। क्लियर। आगे क्या होगा, कार्य करने वाला कुल बल शून्य हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो अब परिणामी बल होगा, इनका अगर अपने कंपैरिजन करेंगे, ये भी मान लीजिए 5 है, ये भी 5 है, तो परिणामी बल क्या आ रहा है, परिणामी बल 0 आ रहा है, बस ये बोल रहा है। वस्तु का त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे त्वरण कैसे आ गया, चलो त्वरण को समझाते हैं। त्वरण क्या होता है, पीछे चलो, आप पीछे वाली क्लासों में याद करो, जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, मात्रक करवाए थे, तो मैंने त्वरण बताया था आपको, क्या बताया था, त्वरण। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, a इज इक्वल टू वी बटा में टी, ये तो बताया था। लेकिन वेग क्या है, वेग में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण हमारा क्या होगा, शून्य होगा। बस क्लियर हो रही है चीज, त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग क्या हो गया, वेग तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नियत वेग, वेग कांस्टेंट हो गया, वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। वेग में परिवर्तन या तो वेग में कमी हो या वेग में अधिकता हो, तब त्वरण उत्पन्न होगा। अगर वेग ही नियत है तो फिर त्वरण तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, तो त्वरण भी शून्य होगा। जो वेग होगा ना, उसके बाद में जो आपका सीमांत वेग होगा वो वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। जो वस्तु गिर रही है उसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या का वर्ग का अनुक्रमानुपाती क्या होगा, हमारा जो वेग होगा। अर्थात जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका वेग उतना ही ज्यादा अधिक, और जितनी वस्तु छोटी होगी वो उतने ही कम वेग से नीचे गिरेगी। देखो कैसे, ये मान लीजिए हमारा द्रव है, इसमें एक तो 2 किलो की कोई वस्तु डाली, एक 5 की डाली,
ठीक है, तो ये जो गिरेगी वो तेज वेग से गिरेगी और ये जो गिरेगी वो कम वेग से गिरेगी। बस ये बात बोल रहा है। एग्जाम्पल रियल लाइफ में आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसमें मुख्यतः है पैराशूट। देखिए क्या पैराशूट क्या होता है जब सैनिक हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। पैराशूट क्या होते हैं, तो पैराशूट कैसे काम करता है, आपके लिए पहला क्वेश्चन तो ये है, पैराशूट काम कैसे करता है। तो समझो इस बात को, पैराशूट जो आपका काम करता है वो कैसे करता है। जैसे सैनिक मान लीजिए हेलीकॉप्टर से उतरे, उन्होंने अपना पैराशूट खोल दिया, उन्होंने अपने पैराशूट खोला, उसमें हवा भरी गई, अब वो गिरेगा तो पहले शुरू से जैसे वो छलांग लगाता है पैराशूट खोलकर, तो पहले वो शुरू में स्पीड से आता है, लेकिन एक टाइम पर उनकी स्पीड हो जाती है, वो नियत हो जाती है, फिर वो नीचे एक फिर वेग से नीचे गिरते हैं, तभी तो उनको चोट नहीं लगती। अगर मान लीजिए ऊपर से वो गिर रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं बिना पैराशूट के, तो उनका जैसे नीचे गिरेंगे तो ग्रेविटी के कारण उनका वेग बढ़ता जाएगा, और जैसे गिरेंगे तो सीधी सी बात है धड़ाम होके काम हो जाएगा। ऐसे तो फिर हो नहीं सकता। फिर वो क्या करता है, पैराशूट क्या करता है, उसके वेग पैराशूट लेकर वो गिरते हैं तो वो हवा के प्रभाव से उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है, और श्यान बल लगता है, ये सारी बल लगता है। तो पैराशूट क्या करता है, उसके वेग को नियत कर देता है, जिससे क्या होता है वो एक नियत वेग से नीचे गिरते हैं, जिससे कि उनको चोट नहीं लगती, वो आरामदारी से अपने नीचे उतर जाते हैं। चलिए पैराशूट अपने, अगर ये प्रैक्टिकल आपने करना नहीं है, और दूसरी एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, दूसरा बादल आकाश में इसी वजह से तैरते हैं, ठीक है, कल बता चुका हूं इसके बारे में, बादलों के बारे में। फिर आपको पैराशूट की एक कहानी और बता देता हूं कैसे होता है। एक है ना, आप पॉलीथीन ले लेना, घर पे बना लेना इस चीज को, कैसे समझाता हूं सिर्फ प्रैक्टिकल करने। एक पत्थर ले लेना, आप क्या लेना, पत्थर लिया, उस पत्थर को क्या करना, सीधा अपने घर की जो छत है उसको नीचे फेंकना, तो सीधी सी बात पत्थर वो स्पीड से गिरेगा और टुकड़े हो जाएंगे। एक क्या करना, पॉलीथीन से पैराशूट बना लेना। बनाएंगे कभी, हम तो बनाते थे पॉलीथीन, इस तरह से पॉलीथीन लेकर उसको आयताकार में काट लेते थे, फिर एक डोरी यहां बांधी, 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 उसके बाद में एक डोरी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से सारी डोरियों को बांधकर इकट्ठा कर लेते थे, तो वो पैराशूट बन जाता था। अब इसका जो भाग, यानी कि फिर इस प्रकार से हमारे पास एक आकृति बन जाती थी, उस पर ये आप पत्थर बांधो। अब उस पैराशूट के आधार पे आप उसको नीचे फेंको, तो ये पत्थर जो गिरेगा नीचे वो पहले गिर जाएगा, ये बिल्कुल आराम आराम से नीचे गिरेगा। ये बात ही ये बता रहा है हमारा शांता गुणांक। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर चीजें समझ में आई है तो भी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं समझ में आई है तो हमें इसका फीडबैक जरूर दें, जिस तरह इस चीज को सुधारो, तो हम उसमें भी सुधार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें बताइए। उम्मीद करता हूं मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, उसके बाद में इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, जैसे पृष्ठ तनाव इंटरेस्टिंग था, केशिका तत्व इंटरेस्टिंग था, तो कुछ तो बोरिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इंटरेस्टिंग बनाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन चीजें जो हैं वो आपके सामने हैं। क्वेश्चन यहीं से, जो चीज अच्छी लगती है वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन कभी नहीं उठाता, जो चीज बोरिंग होती है वहां से क्वेश्चन बनाता है वो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको पास करने के लिए नहीं, आपको फेल करने के लिए बनाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो अपने इस क्लास को करते हैं यही समाप्त। इस क्लास की अभी 2 क्लासें और बनेंगी, उसके बाद में ये टॉपिक पूरा, और इसका एक और पार्ट बचा है वायुमंडलीय दाब, वो पूरा होते ही आपका केमिस्ट्री का अगला टॉपिक, उसके बाद में बायोलॉजी का अगला टॉपिक, कंटिन्यूटी चलती रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।